हेलो हेलो। आ जाओ फटाफट से। राम राम जी सारा ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की हॉटनेस के अंदर गर्मियों के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत करो। सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप इन एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी की सीरीज शुरू कर रखी है और इस सीरीज के अंदर आज हमारी 5वें नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा वाक्यांश। ठीक है, वाक्यांश हम लोग ये चीज भी बोल सकते हैं भाई, जैसे भाई मतलब एक पूरा सेंटेंस पूरा वाक्य दे रखा है, उस पूरे वाक्य के लिए आप जो एक शब्द का प्रयोग करते हो उसको हम लोग वाक्यांश बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो पूरा वाक्य दे रखा है उसको अगर हम लोग एक शब्द के अंदर रिप्रेजेंट करें, दिखाएं, तो वो वाक्य क्या बनेगा। जैसे आप ही उसके अंदर देखा करा कि बोलिया करा इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही है सेम टू सेम। क्या हाल है मास्टर? अपने हाल बढ़िया भाई, अपने बताओ। कल की पीडीएफ डाल रखी भाई टेलीग्राम पे, सुबह सुबह डाल दी थी 6:30-7 बजे, चेक करो। राम राम मास्टर, राम राम भाई, राम राम। ठीक है भाई, करें शुरू। तो देखो भाई, टॉप के मैं 60-70 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि मल्टीपल टाइम हर साल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे आप ही करेंगे, ट्रिक से याद करवाने का काम करूंगा भाई। ठीक है, स्टार्ट करें भाई, ज्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए शुरू करते हैं। सोनीपत से नमस्ते मेरे भाई। हाँ, वन वर्ड होते उसी टाइप से। कैमरा ऑन नहीं है क्या सर? नहीं भाई, कैमरा तो ऑन है, मुझे इसके अंदर दिखने लग रहा है मैं खुद। तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। पहला ही आप लोगों के पास, अपने को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा, जो अपने आप को, जो खुद को ही धोखा दे दे। आप लोग बताओ, आप लोगों के हिसाब से क्या आना चाहिए इसका, जो अपने आप को खुद को धोखा दे देता है। बी आंसर आया है एक साथी का। एनटीपीसी के लिए करेंगे भाई जीके क्लास शुरू, ना टेंशन लो। वेरी गुड वेरी गुड। आया किस साथी का? बी 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 बी। मैक्सिमम बच्चों का बी आंसर आने लग रहा है, जो अपने आप को धोखा देता है। गलत है भाई सबका, कुछ का सी भी आने लग रहा है, सी भी गलत है भाई। जो अपने आप को धोखा देते, अपने आप को क्या बोलते हैं जी? आत्म बोलते हैं, आत्म बोलते हैं, आत्म बोलते हैं, आत्म बोलते हैं, चारों में आत्म है। ठीक है जी, जो अपने आप को धोखा दे, धोखा देने को बोलते हैं छल करना। ठीक है, छल से बढ़िया सलाग, देखो सलागा छलागा, जो अपने आप को ही छलने लग रहा है। ठीक है, वो तुमको तो कहां से बख्शेगा भाई। यानी जो व्यक्ति अपने आप को ही धोखा दे सकता है, वो तुमको तो कहां से छोड़ देगा। तो आत्म सलागा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के अंदर ये पर्सन आया है। ठीक है, और ये पर्सन मात्र 3% बच्चों का सही था, बाकी सबका गलत था। याद कैसे रखो, ये आत्म सलागा मतलब अपने आप को, आत्म का मतलब अपने आप को, सलागा मतलब छला गया, अपने आप को इसने छल लिया, अपने आप को ही धोखा दे लिया। बाहर का बंदा तो दूर की बात है। ठीक है, जैसे आप लोग नहीं देते अपने आप को धोखा। ठीक है, मॉक टेस्ट के अंदर आएंगे नंबर 160 के अंदर से 100, दोस्त को बताएंगे भाई भाई 135 नंबर आए हैं, भाई भाई 130 नंबर, तेरे यार का तो सिलेक्शन पक्का के बारे से जीडी में। दोस्त को दिखा के क्या बनने लग रहे हो तुम, ये तो बताओ। खुद को छलने लग रहे हो भाई, खुद के साथ धोखा करने लग रहे हो। ओके जी, आगे चलते। दूसरा देखो हमारे पास क्या है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनना है। इंद्रियों को वश में करने वाला, बड़ा अच्छा प्रश्न है और इसको भी मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाला यानी जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, उसको क्या बोलते हैं? बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या आएगा, बताओ बताओ। जो इंद्रियों को कंट्रोल में करता है, आंसर आने दो बस फटाफट। वेरी गुड, इसका भी बी बताने लग रहे हैं। इंद्रजीत इंद्रजीत का मतलब होता है पार्थ, जिसने इंद्र को जीत लिया, ना कि इंद्रियों को जो वश में करता, उसको इंद्रजीत नहीं बोलते। ठीक है, इंद्रजीत इसको बोलते जिसने इंद्र भगवान को जीत लिया, जैसे मेघनाथ था। ठीक है, रावण आला मेघनाथ, याद होगा रामायण आला। ठीक है, उसको क्या इंद्रजीत के नाम से जाना था, क्योंकि उसने इंद्र को बंदी बना लिया था, इंद्र को जीत लिया था। तो इसका सही आंसर होगा इंद्रिय जीत, यानी जिसने इंद्रियों को जीता है। ठीक है, यह आएगा, यह इंद्रिय के अंदर भी यह है, यानी जिसने इंद्रियों को जीता है वो इंद्रिय जीत है, ना कि इंद्रजीत। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा भाई।
पेपर के अंदर आया हुआ और तुम लोग गलत करने लग रहे हो पार्थ। इंद्रजीत नहीं आएगा मेरे भैया, इंद्रिय जीत। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे चलते अगला देखो क्या है। जो सदा से चला आ रहा हो, ऐसी चीज बताओ जो कि हमेशा से ही चली आने लग रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये प्रश्न आप लोगों से पूछेगा, बताओ भाई। जो सदा से चला आ रहा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया भाई सर, ये तो बहुत हार्ड लेवल के भाई। तुम्हारे SSCGD 2025 के अंदर आए हुए हैं, 2025-24 सारे प्रश्न लेके आ रहा हूं। ठीक है, देखो भाई, जो चीज सदा से चली हुई आने लग रही हो, ठीक है, तो वो चीज क्या बन जाती है जी? रीत बन जाती है। रीत को क्या बोलते हैं भाई? रीति रिवाज। ठीक है, जो चीज भाई, ये चीज तो भाई हमारे पूर्वजों चलती हुई आने लग रही है, तो हमारी रीति है, ये तो हमारा रिवाज है। ठीक है, तो उसी से क्या बन गया? देखो, चिरंतन। चिरंतन के अंदर रीत, चिरंतन रीत। ठीक है, यानी चिरंतन का मतलब क्या हो गया? जो चीज से चली हुई आने लग रही हो ना, तो वो चीज हमेशा एक चिंता का विषय होती है। चिरंतन मतलब वो हमेशा उसके ऊपर क्या हमें चिंतन करना चाहिए कि जरूरी नहीं, जैसे पुराने समय के अंदर था 14 साल है, जैसे अकबर के टाइम पे रूल बन गया था 14 साल से छोटी लड़की की शादी नहीं होगी, 14 साल से ऊपर वाली की शादी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो सदा से चली हुई आने लग रही थी, तो जरूरी थोड़े ना भाई ये रीत सही है। अब 18 का रूल कर दिया, आगे आगे सरकार इसको 21 का भी करेगी। ठीक है, तो यानी कि उस चीज के ऊपर क्या हमें चिंतन करने की जरूरत है। चिरंतन, जो चीज सदा से चली हुई आने लग रही, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया एक बार के लिए बताओ? बहुत बढ़िया भाई। क्या हुआ सर? फर्स्ट का बी आएगा, एक बार चेक करने दो भाई मेरे को। अपने आप को धोखा देने वाला आत्म सलाह, ओ सॉरी 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 सॉरी, फर्स्ट का ठीक कर लो भाई, ये सलागा नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा आत्मवंचक। वंचक ही आएगा। ठीक है, जो अपने आप को भी धोखा देके अपने आप को ही वंचित कर देता है। ठीक है, तो वो दूसरों को कोई क्या ही पूछेगा, आत्मवंचक आएगा भाई। सॉरी, ठीक कर लो इसको, गलती से मिस्टेक होगी भाई। कर दिया भाई, ठीक कर दिया, आत्मवंचक आएगा। अब मेरे याद आ गया, आत्मवंचक, सलागा नहीं आएगा, आत्मवंचक। ठीक है, जो अपने आप को ही वंचित कर देता है। ठीक है, आत्मवंचक, ठीक कर लो भाई इसको, सॉरी। आगे चलते हैं। जो छेदा न जा सके यानी जिसके अंदर हम लोग छेद ना कर सके उसको क्या बोल लेंगे? जो छेदा ना जा सके, बताओ फटाफट से। जिसके अंदर हम लोग छेद नहीं कर सकते उसको क्या बोल लेंगे? देखो सीधी सी बात है, जहां पर छेद हो गया उसको तो छेदा बोलेंगे ही भाई। हम लोग इसको छेद कर सकते हैं, इसके अंदर तो छेद हो गया नॉर्मल। और जिसको छेद सकते ही नहीं, यानी जिसको हम लोग छेद नहीं सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अछेद। सिंपल सी बात है। ए का मतलब क्या हो गया भाई? हम उसको छेद नहीं सकते, बिल्कुल सिंपल सा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए, यानी जिसको छेद नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे? अछेद बोलेंगे। बिल्कुल है, जहां पर हम लोग सुराख नहीं कर सकते। ठीक है, ओके जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपने स्वार्थ के लिए किसी का गुणगान करने वाला, कुछ लोग होते हैं इस प्रवृत्ति के, जैसे मान लिया कि तुम में से किसी को किसी व्यक्ति से काम है, बस तुम्हारे मान लिया भाई, जैसे तुम्हें तुम्हारा जो राज्य है उसके किसी मंत्री से तुम्हें कुछ काम है, तो तुम लोग क्या करोगे? तुम्हें उससे काम है, इसके लिए तुम उस मंत्री के तारीफों के पुल बांधोगे। सोशल मीडिया के ऊपर भी, हर जगह भी, हाँ हाँ ये मंत्री जी ये तो बहुत अच्छे हैं, प्रणाम मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब खूब पानी मारोगे दबा के। क्यों मारते हो? क्योंकि तुम्हें उससे कुछ काम है, अपना स्वार्थ तुमको निकालना है, इसलिए तुम उसके पानी मारने लग रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? बी आंसर है सभी साथियों का, बिल्कुल सबका बिल्कुल सही भाई। चाटुकार, चाटुकार, वेरी गुड भाई। ठीक है, चाटुकार का मतलब जो चाटता है। ठीक है, यानी कि जो हर समय मंत्री जी की चाटता रहता है उसको क्या बोलते हैं? चाटुकार। यानी अपने स्वार्थ के लिए क्या किसी और का गुणगान करने लग रहा है। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। आगे चलते हैं। जो मुकदमा दायर करता है, इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, तो आपके बीएनएस वगैरह जो पढ़ते हैं उसके अंदर भी तो आता है। जो मुकदमा दायर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ, बिल्कुल सिंपल सा है। जो मुकदमा दायर करता है उसको बोलते हैं हम लोग वादी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? वादी। याद कैसे रहोगे? वादी क्या करने लग रहा है? मैं वादा करने लग रहा हूं मेरा मुकदमा सच्चा है। ठीक है, मैं झूठा इल्जाम नहीं लगाने लग रहा, मेरा मुकदमा सच्चा है, वो वादी हो गया। ठीक है, अधिवक्ता साहब हो गए वकील। ओके जी।
प्रतिवादी जिसके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है उसको प्रतिवादी बोलेंगे, ठीक है, जिसके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है, ठीक है, प्रतिवादी हो गया। आरोपी भी हम लोग उसी को बोलते हैं। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अगला चलते हैं, यह आसक्ति है और कुछ नहीं। वाक्य में पूर्व रेखांकित एकार्थी शब्द का उचित अर्थ है आसक्ति। आसक्ति जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, यह प्रश्न आप लोगों से पूछा है। यह रेखांकित शब्द है स्वार्थ जनित प्रेम, रोग जनित प्रेम, मोह जनित प्रेम या पीड़ा जनित प्रेम। मतलब आसक्ति किसको बोलते हैं भाई, तुम्हें कुछ ऐसा प्रेम होया हो जिसके अंदर तुम्हारा स्वार्थ हो, तुम्हें कोई ऐसा प्रेम हो जिसके अंदर तुम्हारे कोई बीमारी लगी, जैसे नहीं कहते इश्क का रोग मुझे लग चुका है, इश्क के रोग के अंदर मतलब कि जैसे कईयां का प्रेम में रोग भी लग जाए, डिप्रेशन का में रहना, चिंता का में रहना, ठीक है, प्रेम के अंदर उनके ऐसा हो जाता है। मोह जनित प्रेम यानी कि जिसको सिर्फ अट्रैक्शन है, ओ भाई सुथरी छोरी बस प्रेम हो गया मन तो, ठीक है। पीड़ा जनित मतलब दर्द होने लग रहा है उसका, प्रेम में जिसके दर्द होता है उसको पीड़ा जनित बोलते हैं। बहुत बढ़िया भाई। बताओ डी आंसर आया है, नहीं डी गलत है भाई, डी गलत है। वेरी गुड, सी आया एक साथी का, किसका है ये, कमेंट ऊपर चला है, बंटी, बिल्कुल सही भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, जो मोह जनित प्रेम, आसक्ति। आसक्ति का मतलब ही क्या होता है, ठीक है, मतलब मोह जनित प्रेम, यानी ये जो प्रेम है ये तुम्हारा सिर्फ सुंदरता को देख के है, क्या ओह लड़की जमा गोरी चिट्टी, बस प्रेम हो गया, प्रेम प्रेम प्रेम, मुस्कान मुस्कान मुझे तुमसे प्रेम है, ये लो फूल, मतलब देखते ही प्रेम हो गया। प्रेम भाई वो प्रेम नहीं है, वो अट्रैक्शन है तुम्हारी। प्रेम तो उसको बोलते हैं आपको किसी से लगाव हो, उसके दर्द हो तो आपको भी दर्द महसूस हो, वो तकलीफ में हो तो आपको भी तकलीफ महसूस हो, उसको प्रेम बोलते हैं। ये प्रेम थोड़े ना होता है, तो तुम उसकी सुंदरता से चसने लग रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर की हवस वो बाहर निकल के आने लग रही है, प्रेम हो गया, पागल बनाते हैं। आगे चलो भाई, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, कौन सा, आगे बढ़कर स्वागत करना। आप किसी को मतलब ऐसे कोई आने लग रहा है वेलकम में, जैसे तुम्हारी शादी होगी, जब कांस्टेबल लग जाओगे तुम, तो तुम्हारी जब शादी होगी तो शादी के दौरान जब तुम रिबन कटाई करोगे तो तुम्हारी सालियां ऐसे आगे बढ़कर तुम्हारा स्वागत करेंगी थाली के अंदर सारा सामान लेके, तो इसको हम लोग क्या बोले बताओ भाई, बताओ बताओ। आगे बढ़कर थाली साली साहिबा क्या है, थाली लेकर आप लोगों का स्वागत करें, उसको बोले अगवानी करना, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि ये लो तुम दूल्हे की बड़ी साली हो, तुम अगवानी करो, ठीक है, तुम आगे बढ़ो। आप लोगों ने पुरानी फिल्मों के अंदर भी सुना होगा भाई युद्ध की अगवानी कौन करेगा, कौन आगे बढ़ेगा जी, ये बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है करेक्ट हो जा, अगवानी करना, ठीक है। ओके जी, इसका मैं सारे सी बताना लायक रहे। भारत गुटों से अलग रहने वाले देशों में शामिल है, ठीक है। भारत गुटों का मतलब हो गया भाई अलग अलग जो करिए को नहीं होते कि छोटे मोटे गुट बना लिया करें, ग्रुप बना लिए, उन ग्रुपों से अलग रहने वाला देश है। गुटों से अलग रहने वाले वाक्यांश के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा भाई, भारत है गुटों से अलग रहने वाला, ठीक है, इसकी जगह क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। स्वतंत्र, विकासशील, सापेक्ष या तटस्थ, बताओ फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड, डी आंसर आया, मैक्सिमम साथियों का डी आंसर आया, जिसका भी डी आंसर आया बहुत बढ़िया, बिल्कुल से। तटस्थ, तटस्थ का मतलब है गुटों से अलग रहना, मतलब तटस्थ का मतलब साइड में रहना, ठीक है, एक साइड तट के, मतलब जैसे समुद्र हो गया, एक तो तुम समुद्र के अंदर रहने लगे हो, समुद्र के अंदर तो पानी का बहुत बड़ा ग्रुप है, एक तुम उसके एक साइड में रहने लगे हो, साइड में। भाई हमें गुटों से कोई मतलब नहीं है, हमें समुद्र से कोई मतलब नहीं है, हम तो साइड में रहेंगे, यानी तटस्थ, हम तो साइड में खड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, तो यानी जो गुटों से अलग रहने वाला तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, तटस्थ बोलते हैं भाई, वो तो एक तरफ साइड में तट के किनारे खड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सी कैसे आ जाएगा यार, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या है, आसक्ति का उपयुक्त एकार्थक शब्द क्या हुआ। आसक्ति अभी अभी आया था ना, आसक्ति का मतलब क्या है, जो तुम्हें उसके शरीर से जो प्रेम हो रहा है, ठीक है, जो तुम्हें उसकी देह, ठीक है, काया से जो प्रेम, उसको आसक्ति बोलते हैं। घृणा जी गलत है, गहरी चाह, चाह कोई तो प्रेम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। निपुण नहीं जी, कुशल नहीं, आसक्ति प्रेम, गहरी चाह, ठीक है, अभी अभी तो कराया था, उसी प्रश्न को घुमा के दे रखा है। ओके जी, अगले की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें। सार्थक शब्द आपको चुनना है जो संविधान के प्रतिकूल हो,
बताओ, जो संविधान के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब है जो उसके अपोजिशन में हो, अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है जो संविधान के समर्थन में हो, ठीक है। प्रतिकूल का मतलब जो संविधान के क्या है, अपोजिशन में है, ठीक है। और जो संविधान के अपोजिशन में होगा उसको क्या बोलते हैं, असंवैधानिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलें, चलो जी। अगला हमारे पास प्राचीन काल से संबंधित शास्त्र या ज्ञान, पुराने समय से रिलेटेड जो भी शास्त्र है, जो भी ज्ञान है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक, सर्वकालिक, पुरातत्व या कालजयी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछेगा, बताओ भाई, अच्छा प्रश्न, इसके अंदर उलझोगे। पुराने समय से रिलेटेड शास्त्र या ज्ञान, उसको क्या बोलते हैं? भाई मैं क्या करूं भाई, टेम्परेचर है तो कोई इलाज नहीं भाई इसका। ये फिजिकल तो जिद लेवंगे। वैसे भाई ना खुद ना सोचना चाहिए, इतनी गर्मी ही बागा मई जून में, ऐसे महीनों के अंदर भाई दिल्ली पुलिस हो चाहे हरियाणा पुलिस हो भाई, दौड़ मारना बहुत औखा काम है मेरे हिसाब से। देखो हाइट वेट तो अभी नाप लो हरियाणा पुलिस के अंदर भी, और आगे पे दौड़ दाड़ मेरे हिसाब से जुलाई अगस्त के अंदर करवानी चाहिए। बारिश का मौसम हो, ठंडा मौसम हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत बुरा हाल हो जाएगा भाई। बाकी जैसे चलेगा भाई वैसे ही चलेगा, जो इनका प्रोटोकॉल है, ठीक है। दिल्ली पुलिस हो चाहे हरियाणा पुलिस हो, और दिल्ली पुलिस के अंदर तो और भी तकड़ा काम होगा। प्राचीन काल से संबंधित शास्त्र या ज्ञान, आया किस साथी का आंसर? सी आया है, कुछ साथियों का ए आया है। सी जिसका भी आया बिल्कुल सही है, पुरातत्व भाई, ठीक है। पुरातत्व का मतलब क्या होता है? पुराना ज्ञान, प्राचीन काल के तत्व, पुराने समय के जो मैटर हैं, पुराने समय का जो माल है, पुराने समय का जो ज्ञान है, उसको पुरातत्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अगला चलते हैं। जिसकी नाक कट गई हो, जिसकी जो नाक है, जो शूर्पणखा की नाक नहीं कटी थी, नाक जिसकी कट गई हो, तो उसको क्या बोलते हैं? नकटा, नाक कटा, नकेल या बाइज्जत, क्या बोलेंगे जिसकी नाक कट गई हो? यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, तो सीधी सी बात है, बताओ। वेरी गुड, आसान प्रश्न है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे पेपर के अंदर गलत करके आए थे। सिर्फ ये समझो 35% बच्चों का सही था, बाकी सबका गलत था। ए आया है भाई, रूनर, रूनर का आंसर ए आया है। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही। ए जिसका है बिल्कुल सही, नकटा, ठीक है। नकटा का मतलब हो गया एक तरीके से जिसकी नाक कट गई। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर बी ठोक के आते, नाक कटा, ठीक है। ये देखो एक कमेंट आने भी लग रही है, एक साथी गाना लग रहा है बी, ठीक है। बी नहीं आया, नकटा होता है जिसकी नाक कट गई हो, ठीक है। नाक कटा मत ठोके आना, इसलिए तो तुमको करवाने लग रहा हूं ये, ताकि तुम गलती ना करो। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो, ठीक है। जैसे मान लिया मैं बोल दूं कि भाई मेरे को संस्कृत के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, बताओ भाई। जिसके विषय में मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है, कि ना भाई संस्कृत का कुछ पता ही नहीं। मान लिया मेरा कोई दोस्त खोजे, मेरे से कोई पूछे, हाँ भाई ये कहां पे गया, भाई मेरे को तो पता ही नहीं भाई, मेरे को इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, तो उसको क्या बोल लेंगे? अज्ञात बोल लेंगे। अज्ञात, अज्ञान मत ठोके आना, फिर बताने लग रहा हूं, अज्ञान मत ठोके आना। अज्ञात होता है जिसके विषय में कोई ज्ञान ना, उसको अज्ञात बोलते, ना कि अज्ञान। तो इस चीज को ध्यान में रखना। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। अगला है, निबंध लेखक पाठक का डैश विषय से परिचय कराता है। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। जो निबंध लेखक है, यानी जो आप लोगों ने निबंध देखा होगा छोटी क्लास में होया कर दे, आप लिखा कर दे, दिवाली पे निबंध लिख दो, होली पे निबंध लिख दो, ऐसे राइटिंग बोले अगर जिस थी, तो जो निबंध जो आप लिखा कर दे, वो पाठक का डैश विषय से परिचित करा। जैसे मान लिया मैंने कोई निबंध लिख दिया, ठीक है, तो मैं तो निबंध लेखक हूं, ठीक है, और तुम पाठक हो, तुम उस निबंध को पढ़ोगे, तो ये जो मैं मतलब निबंध लेखक हूं मैं तुम्हें उसके किस विषय से परिचित करवाऊंगा? मैं तुमको, जो तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, मैं तुमको उस निबंध के अंदर किस चीज से परिचित करवाऊंगा? उपसंहार में, प्रकरण में, प्रस्तावना में या विषय प्रतिपादन में? बताओ किसके अंदर मैं तुमको है परिचित करवाऊंगा? वेरी गुड भाई, किसके अंदर करवाऊंगा? सी प्रस्तावना। वेरी गुड भाई, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी चाहे निबंध हो चाहे कुछ भी हो, जैसे मैंने मान लिया कोई बुक लिख दी, तो उस बुक के अंदर जो फ्रंट पेज आता है, उस फ्रंट पेज को हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्रस्तावना बोलते हैं। जैसे संविधान की किताब के अंदर भी फ्रंट पेज, इसको प्रस्तावना बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोले तो प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का मतलब होता है जी प्रस्तावना। अब ये जो प्रस्तावना होती है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इंट्रोडक्शन होता है। आप लोगों ने देखा, यह पुस्तक मैं अपने माता पिता को समर्पित करता हूं, अपनी पत्नी को समर्पित करता हूं, अपने भाई बहन को समर्पित करता हूं,
हूँ इस पुस्तक को लिखने में, मैंने 6 साल लगा दिए इस पुस्तक के लिए, मैंने ऐसे वैसे किया, फलाना ढिमकाना। मतलब जो निबंध लेखक यानी जो लेखक है वो पाठक को अपना परिचय कैसे करवाता है? प्रस्तावना के माध्यम से परिचय करवाता है। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। इस योजना में सहभागिता ऐच्छिक है और राज्य इस योजना को अपनाने या न अपनाने के लिए स्वतंत्र है। ऐच्छिक के स्थान पर उचित वाक्यांश क्या होगा? मतलब क्या है भाई, ये मान लिया सरकार ने कोई योजना बना दी, केंद्र सरकार ये कहने लग रही है कि भाई ये जो योजना है इसके अंदर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना, ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं। तो इसके अंदर पूछे ऐच्छिक के स्थान पर क्या आना चाहिए? जो दूसरे की इच्छा पर निर्भर करे, अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं, सरकार की इच्छा पर निर्भर या व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर, क्या इसका आना चाहिए? ऐच्छिक का बताओ। ग्रुप डी कौन सा? सीईटी ग्रुप डी। एक साथी पूछने लग रहा भाई ये क्लास ग्रुप डी के लिए, भाई देखो बताओ तो कौन सा ग्रुप डी? बस सीईटी ग्रुप डी और रेलवे ग्रुप डी, कौन से ग्रुप डी की बात करने लग रहे हो पार्थ? बताओगे तभी तो करवाऊंगा, तभी तो बताऊंगा तुमको। व्यक्ति की जिसका भी व्यक्ति है बहुत सही है भाई। ऐच्छिक का मतलब कहता है व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर। ठीक है भाई, व्यक्ति है उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, सरकार का कोई प्रेशर नहीं है, ऐच्छिक है ये बात। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए, शाबाश। अगला, वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और सार्थक शब्द का जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हो, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। जैसे ये एक नर है ये, ठीक है, और ये एक मादा है, ठीक है, और ये मतलब सॉरी इसको मादा बना लो, इसको नर बना, ये इसकी मूंछ होगी। अब ये नर और मादा क्या है? कुछ चीजों के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। मानने लग रहे हो भाई, नर है वो कुछ चीजों के लिए मादा पे निर्भर है, मादा है वो कुछ चीजों के लिए नर के ऊपर निर्भर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो परस्पर एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ये कि हाँ भाई ये क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हो। नर सूखा है नर सूखेगा। आया किसी साथी का आंसर? कुछ साथियों का डी आंसर आया भाई, डी गलत है मेरे भाई। डी गलत है, मात्र 40% बच्चों का सही है। ए किसका है? यो मीनू कुमारी का ए बिल्कुल सही है भाई। अन्योन्याश्रित का मतलब क्या? जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो उसको क्या बोलते हैं? अन्योन्याश्रित। मतलब ये क्या कहूं भाई, हम लोग किसी अन्य पर आश्रित नहीं है, हम तो सिर्फ एक दूसरे पर आश्रित हैं। अन्योन्याश्रित का मतलब क्या हो गया कि हम लोग सिर्फ एक दूसरे पर आश्रित, हम लोग किसी थर्ड पार्टी के ऊपर आश्रित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा भाई इसके अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलें, आगे चलो जी। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी करने की क्षमता नहीं है, ढीला पड़ा सारा सौदा, उसका सारा शरीर ढीला पड़ा है, ठीक है, उसका में कुछ कोई मत नहीं है कुछ करने की, ना कुछ और नुए धरती पे पैदा हो रहा है सिर्फ जनगणना का पार्ट बनने खातर, और उसका फालतू उसका कोई काम नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षम। ठीक है भाई, जिसके अंदर देखो वैसे होता समता, जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता हो तो समता, ठीक है, और नहीं हो तो अक्षम लग गया, अक्षमता भी बोल सकते हैं इसको, अक्षम हो गया, यानी वो किसी काम को करने के योग्य ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला देखो, हंस के समान गति से चलने वाली वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? भाई जो हंस, जैसे हंस चलता है जिस स्पीड के अंदर है, उसी स्पीड के अंदर जो चले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बताओ। हंस, सॉरी गज वाहिनी। देखो गज का तो कोई रोल ही नहीं, गज तो हाथी के लिए होता है, तो ये दो ऑप्शन तो डायरेक्ट कट गए। इन दो के अंदर से बताओ जो हंस की तरह चलती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हंस गामिनी। वाहिनी मत ठोक देना, हंस गामिनी। ठीक है, हंस गामिनी किसको बोलेंगे? जो हंस की तरह चलती हो, हंस की तरह गति में चलती हो। अगर आपसे पूछ ले हाथी की तरह गति में चलता उसको क्या बोलेंगे? गजगामिनी। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बी नहीं आएगा भाई, सी आएगा। आगे चले, आगे चलो जी। जिसे समझना कठिन हो,
भाई ऐसा व्यक्ति जिसको हम लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते, बेरा नहीं भाई किस डाल का आदमी है, के बेरा किस टाइम के डिसीजन ले ले हुआ है, जैसे ट्रंप हो गया, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोल लेंगे? दुर्बोध, ठीक है, दुर्बोध, यानी जिसकी बुद्धि है वो दुसारी है, खराब हो रही है, दुर्बोध, ठीक है। इसको पता है कौन भाई इसना करना के कौन करना, इसको समझना बहुत कठिन है, दुर्बोध, ठीक है। कोई इसकी बुद्धि काम की नहीं है। सु का मतलब होता है भाई हाँ सुबोध, अच्छी बुद्धि, ये कट गया। सुगम का मतलब आसान, दुर्गम का मतलब मुश्किल, और दुर्बोध का मतलब गंदी बुद्धि, ठीक है, जिसको समझना ही मुश्किल है। ओके जी, आगे चलते हैं। तलवार एक डैश का उदाहरण है, उपर्युक्त एक अर्थी शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तलवार क्या है? एक शस्त्र का उदाहरण है, औजार का उदाहरण औजार का उदाहरण तो भाई और एक में से होता है। वीरता का उदाहरण या अस्त्र का उदाहरण, ये अच्छा प्रश्न बताओ। शस्त्र अस्त्र के अंदर मैक्सिमम बच्चों को डिफरेंस नहीं पता, बताओ तलवार किस चीज का उदाहरण है? बताओ बताओ, देखो आपको याद करो, तलवार आपका शस्त्र का उदाहरण है। देखो शस्त्र का मतलब साथ, सैसे शस्त्र सैसे साथ, यानी जिसको आप हाथ में रखे, यानी जो आपके शरीर के साथ चले उसको शस्त्र बोलते हैं। अस्त्र जो कि आपके शरीर से दूर हो, जैसे यो बाला में से नो मारू फका की, ठीक है, यानी मेरे हाथ में रह के तो अटैक नहीं करने लग रहा, मैंने इसको छोड़ दिया। धनुष की तीर है, वो भी क्या है? अस्त्र है, वो शस्त्र नहीं है। शस्त्र जो मेरे सैसे शस्त्र सैसे साथ है, ऐसे जो मेरे साथ रहे, ठीक है, ऐसे खचड़ 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 खचड़, उसको शस्त्र बोल लेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, आगे चलो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना। विधि विधान का मतलब कानून के तहत, ठीक है। कोई भी शुभ कार्य है उसको आप विधि विधान के तहत करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्चना, श्राद्ध, यज्ञ या अनुष्ठान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जिसको भी हम लोग विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करें उसको क्या बोलेंगे? बताएगा कोई साथी? डी आंसर आया मैक्सिमम बच्चा, हम तो होशियार हो रहे अनुष्ठान, वेरी गुड भाई। किसी शुभ कार्य को जो मतलब कोई भी अच्छा कार्य उसको अगर हम लोग विधि विधान के साथ और श्रद्धा पूर्वक करते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुष्ठान करना, ठीक है। अनुष्ठान का मतलब पूरे मन से पूरे कानून के तहत हमने क्या है? इस प्रोग्राम को बिठाने का काम किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। कहीं से नया नया आया हुआ, भाई कोई नया नया जना है वो आया है, ठीक है। देखो नए को क्या बोलते हैं जी? नए को बोलते हैं नव, ठीक है, नौ 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 नौ, ठीक है। और आने वाले को क्या बोलते हैं? आगंतुक। जो आता उसको क्या बोलते हैं? आगंतुक बोलते हैं। तो आगंतुक से क्या बन गया? ऑप्शन नंबर सी, नवा आगंतुक। नया नया बंदा वो आया है, ठीक है। तो कहीं से जो नया नया उसको क्या बोलते हैं? नवा आगंतुक। ओके जी। मेरी परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं। प्रस्तुत रेखांकित जो अर्थ है, रेखांकित एकार्थी शब्द के लिए उचित विकल्प आप लोगों को चुनना है भाई। बताओ, मेरी परीक्षा के अंदर है अच्छे अंक आए हैं, इसके अंदर भाई अंक, अंक जो शब्द ये रेखांकित है भाई, ठीक है। अंक शब्द की जगह आपका क्या एकार्थी शब्द आएगा? अध्याय। देखो अध्याय का और अंक का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, ना भाग्य का अंक का कोई रिलेशन है, ठीक है। अंक कौन से हैं? गिनती के अंक, ठीक है। गिनती कौन से अंक की बात होने लग रही है? गिनती वाले अंकों की। कितना टुच्चा प्रश्न था, बिल्कुल टुच्चा होगा भाई। मेरी परीक्षा के अंदर अच्छे अंक आए, अंक कौन से हैं? गिनती वाले अंक भाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 भी गिना कर वो वाले अंकों की बात होने लग रही है। ओके जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करना। जो बूढ़ा न हो, जो कभी भी बूढ़ा ना हो उसको क्या बोलते? बताओ। जो कभी मरे नहीं उसको क्या बोलते हैं? अमर, ठीक है। और जो कभी बूढ़ा ना हो, यानी देखो जब भी व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके औजारों का क्या है? जर लग जाता है जी, ठीक है। और जो कभी बूढ़ा ना हो यानी कि उसके औजारों के कभी जर ना लगे तो उसको क्या बोलेंगे? अजर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति कभी बूढ़ा ना उसको क्या बोलेंगे? जिसको अजर बोलेंगे। बहुत बढ़िया, आगे चले। चलो जी। इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बोलेंगे? जो इंद्रियों को वश में रखता है। बताओ बताओ, अभी तो करवाया है। बहुत बढ़िया, शाबाश। इंद्रिय जीत, ठीक है। इंद्रजीत मत ठोकाना, मैं फिर बताने लग रहा हूं। जो इंद्रियों को वश में रखता है, कंट्रोल में रखता है, उसको क्या बोलते हैं? इंद्रिय जीत। इंद्रजीत मत ठोक के आना, बस इस चीज को ध्यान में रखना। यही प्रश्न देखो पहले भी आया था किसी एग्जाम के अंदर, दोबारा फिर आया है। वही मतलब SSC-GD के अंदर पहले जैसे मान लिया 2025 वाले में आया था, अभी ये क्या पता 2023 वाले के अंदर आया हो। यानी मैं आपको सिर्फ वही प्रश्न करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट, जो कि मल्टीपल टाइम आते रहते हैं, ठीक है। आगे चलो।
मुमुक्ष शब्द के लिए सही वाक्य होगा, मुमुक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करने वाला, मोक्ष के मार्ग को सरल बनाने वाला, मोक्ष की इच्छा करने वाला, या मोक्ष के पथ पर चलने वाला। बताओ किसको मुमुक्ष बोलेंगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या आया है? सी आंसर आया है, सी। मैक्सिमम बच्चों का सी, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका, जिसका भी सी आया है बहुत बढ़िया भाई। सर आप क्या लिख रखा था? सर आप तो ड्राइंग अच्छे करते हो, थैंक यू। जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मुमुक्ष बोलते हैं भाई। ठीक है, उनका मुंह भाई मना तो मेरा मुंह में मोक्ष चाहिए, ले ले भाई, तेरी मोक्ष की इच्छा है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। लंबे पेट वाला, लंबे पेट वाला, जिसका पेट नु लंबा हो उसको क्या बोलते हैं? जिसका पेट लंबा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? लंबोदर बोलते हैं। उदर, उदर का मतलब क्या होता है? पेट होता है। उदर का मतलब पेट होता है और लंबो का मतलब लंबा, यानी जिस लंबा है उदर जिसका, कौन? भगवान श्री गणेश। ठीक है, यानी लंबोदर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वह फूल जो खिला न हो, कच्ची कली साडा मासूम चेहरा। जो वो फूल जो कि अभी खिला ना हो उसको क्या बोलते हैं? यानी अभी उसको खिलाना बाकी, जो फूल खिल जाता तो फूल बन ही जाता है, और जो फूल अभी तक खिला ना उसको क्या बोलते हैं जी? कली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हर एक व्यक्ति की इच्छा रहती है कि मैं एक कली को फूल बनाऊं, क्योंकि फूल खिला हुआ सुंदर लगता है, कली इतनी सुंदर नहीं लगती। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। जिसका कोई अंग भंग हो। अंग भंग का मतलब जैसे तुम्हारे शरीर का कोई अंग वो भंग हो गया हो, काम करना बंद कर गया हो। जैसे वाले तुम्हारा पैर है, ये काम करना बंद कर जाए, ठीक है, तुम्हारी टांग काम करनी बंद कर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपाहिज, भुजाहीन, सड़ंग या चौपाया। क्या बोलेंगे भाई? तुम्हारा अंग मान लिया कोई भी काम करना बंद कर गया तो उसको क्या बोलेंगे? अपाहिज। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अगला है हमारे पास, जो कानून के विरुद्ध हो। जो कानून के विरुद्ध हो उसको बताओ क्या बोलेंगे? इसको मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, ध्यान से करना। जो कानून के विरुद्ध, मैं फिर बताने अगर इसको गलत करोगे तुम। वेरी गुड, सी आंसर आया। वेरी गुड, अवैध। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर अपराधी ठोके आते हैं एग्जाम के अंदर, अपराधी नहीं आएगा, अवैध। ठीक है, वैध का मतलब हो गया जो कानून के अनुसार चलने लग रहा है, यानी वैलिड है। इनवैलिड का मतलब आप कानून के अपोजिशन में चलने लग रहे तो भी आपको इनवैलिड बोलने लग रहे हैं, यानी अवैध हो जाएगा। ओके जी, अगला है हमारे पास, बिना किसी प्रयास के, यानी ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी प्रयास नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब होता है पालन करना। ठीक है, आपको किसी ने हुक्म दे दिया और आप उसका पालन करने लगे रहे हो। अनुकंपा, भगवान मेरे ऊपर अपनी अनुकंपा, अपनी दया बनाए रखना। ठीक है, बिना किसी प्रयास किसका बन जाएगा? अनायास। ठीक है, अनायास का मतलब जिसको कोई आस ही नहीं है। ठीक है, और जिस व्यक्ति को कोई आस नहीं होती वो व्यक्ति क्या है? कभी कोई प्रयास करता है जी? बिल्कुल भी नहीं करता, यानी अनायास, जिसको कोई आस ना हो, जो कोई प्रयास ना करता हो। ओके जी, जो शिव की अब उपासना करता है शैव, जो भगवान विष्णु की उपासना करता है वैष्णव। ठीक है, जो भगवान की उपासना करता है भक्त। ठीक है, तो ये तीनों याद होने चाहिए। ओके जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़ा पहचानना है। लोटा, लोटा शब्द क्या है? तत्सम। अच्छा, ये तो वो आएंगे तत्सम तद्भव, ये भी नहीं करवाया, इसको छोड़ दो। सही जोड़ा तो वैसे तो ये नरसंग्रेज जी का शब्द है। जिसे मारना उचित न हो, ऐसा व्यक्ति जिसको मारना उचित न है उसको क्या बोलते हैं? अवंश, अवज्ञ, अवध्य या अवकर। यानी भाई इसको अगर मारते हो तो ये गलत काम हो जाएगा भाई। ठीक है, ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, बताओ भाई क्या बोल रहे हैं अगर हम किसी गलत व्यक्ति को ठोकते हैं तो? बहुत बढ़िया, हाँ, सीईटी ग्रुप डी के लिए भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ऐसा व्यक्ति मतलब जिसको मारना उचित ना उसको बोलते हैं अवध्य। ठीक है भाई, इसका वध करना क्या था? उचित नहीं था भाई। ठीक है, तुमने इसको गलत मार दिया, अवध्य। ओके जी, आगे चलते हैं।
संसद में सदस्यता रखने वाला, जिसकी सदस्यता संसद के अंदर होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको सांसद बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो एमपी बोलते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आपसे पूछ ले विधानसभा में सदस्यता रखने वाला, वो बन जाएगा विधायक। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई। आगे चलते हैं। बरसात का बिल्कुल न होना, बताओ भाई, बरसात तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं होने लग रही, ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो क्या है, अतिवृष्टि। देखो वृष्टि का मतलब होता है बारिश, ठीक है, जहां जहां पर वृष्टि हो, ठीक है, इसको काट दो। अनावृष्टि का मतलब होता है ना, कोई भी बारिश नहीं हुई, ये इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अतिवृष्टि का मतलब जरूरत से ज्यादा बारिश होना। अल्पवृष्टि का मतलब बारिश तो होने लग रही है लेकिन कम हुई है। तीनों के अंदर डिफरेंस है। देखो, अगर बरसात का बिल्कुल न होना अनावृष्टि, ठीक है, थोड़ी बारिश होना यानी कम मात्रा में बारिश होना तो उसको अल्पवृष्टि बोलेंगे, यहां पर अनावृष्टि